आप सभी जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस का एक सेक्शन होता है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीटेट प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सीटेट में 2011 से लेकर 18 तक, उन सबको कवर करेंगे। जैसे आज मैं ये ज्योग्राफी का जो है सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ज्योग्राफी की ये पहली वीडियो है। ज्योग्राफी के कुछ 10 या 15 वीडियोज़ बनेंगे, 15 क्वेश्चन का एक सेट होगा, एक वीडियो होगा। ऐसे इस सीरीज को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो लगभग पूरे एनसीईआरटी का रिवीजन आपका इस तरीके से हो जाएगा। और साथ ही सोशल साइंस के सेक्शन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से, उन सब को करने के दशा में आप होंगे। तो आइए आज इस पहले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें आ रहा है। ओके, आप जो है लेट्स लर्न को सोशल मीडिया के अदर हैंडल्स पर भी देख सकते हैं, आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। आज का पहला प्रश्न है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज इज नोन एज, यानी कि स्थल का एक संकरा सा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है स्थॉस यानी कि स्थल संधि, आइलैंड यानी कि द्वीप, बे यानी कि खाड़ी, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। देखिए इसका आंसर होगा स्थल संधि यानी कि एक इस्थुमस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी एक छोटा सा स्थल का संकरा भाग दो बड़े स्थलों को विभाजित करता है या एक दूसरे से जोड़ता है तो उसे हम लोग स्थल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों ने पनामा स्थल संधि के विषय में पढ़ा था कि पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जल संधि की, तो अगर जल का एक संकरा सा भाग, जल का एक छोटा सा भाग दो बड़े जल राशि को अलग करता है तो उसे हम लोग जो है जल संधि के नाम से जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच ऐसे ही एक पाक जल संधि स्थित है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में यहाँ ऑप्शन में दिया गया है द्वीप। तो द्वीप उसे कहते हैं कि जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। खाड़ी उसे कहते हैं जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ से जल से घिरा हो। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आपको ऑप्शन मिलता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 4 हम लोगों ने पढ़ा था कि बुक में आपको याद होगा ऐसे बॉक्स बना के दिया गया था आसान तरीके से समझने के लिए। आप काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन किस नंबर पे आता है। यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। ओके, चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडुसेट, यानी कि एडुसेट क्या है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। आपको ऑप्शन मिलता है एक में अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। 2 में एन एस्ट्रॉयड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। या फिर अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। या फिर द रॉकेट दैट कैरीज मैन मेड सैटेलाइट्स टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि एक रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। एडुसेट जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव निर्मित उपग्रह उसे कहते हैं कि जो लोग उसे अपने सुविधा के लिए बनाते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी पर क्या किया जाता है, संचार माध्यमों का संचालन भी ऐसे मानव निर्मित उपग्रहों द्वारा किया जाता है। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एडुसेट के अलावा कि IRS क्या है, इनसेट क्या है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा IRS, इनसेट, एडुसेट ये सभी कुछ भारतीय मानव निर्मित उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन मिलता है एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, विंड डायरेक्शन यानी कि वायु दिशा, एयर टेम्परेचर यानी कि वायु तापमान, या फिर विंड वेलोसिटी वायु का वेग। यहाँ आंसर हो जाएगा वायु दिशा। वायु के दिशा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, वात दिग्दर्शी का, विंड वेन का। हम लोगों ने बुक में पढ़ा था
देखिए यहाँ बुक का स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ कि तापमापी से हम लोग तापमान को मापते हैं, वायु दाब मापी से हम लोग वायु दाब मापते हैं, वर्षा मापी से हम लोग वर्षा को मापते हैं, और वात दिग्दर्शी से हम लोग पवन की दिशा को मापते हैं, वायु की दिशा को मापते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। आपको ऑप्शन मिलता है मेजोस्फेयर मध्यमंडल, 2 में थर्मोस्फेयर यानी कि बाह्य वायुमंडल, 3 में एक्जोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल, और 4 में स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 थर्मोस्फेयर। ठीक है, बाह्य वायुमंडल का ही भाग होता है आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगे जो है जाकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। तो यहाँ आंसर हो गया 2। हम लोगों ने बुक में वायुमंडल के परतों के विषय में पढ़ा था। देखिए यहाँ दिया जा रहा है, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल, और इसी का एक हिस्सा है जो है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल जो सबसे ऊपरी सतह होता है वायुमंडल का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, सिक्स्थ प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, यानी कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से कहाँ खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है, कहाँ खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है वैली यानी कि घाटी में, 2 में प्लेन यानी कि मैदान में, माउंटेन यानी कि पर्वत में, या प्लेट्यू यानी कि पठार में। इसका आंसर हो जाएगा 4, पठारों में जो है बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इस विषय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, यानी कि जब नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहने लगती है, वह क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है फ्लड प्लेन बाढ़ का मैदान, या मिएंडर यानी कि विसर्प, ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील, या लीवी यानी कि तटबंध। यहाँ आंसर हो जाएगा विसर्प। ठीक है, विसर्प कहलाती है जब नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करके यूं यूं चलने लगती है। अभी हम लोग उसे देखेंगे। ये देखिए, जब नदी जो है मैदानी इलाकों में जाती है तो विसर्प बना बनाकर चलने लगती है। इसी में क्या होता है, कभी कोई विसर्प जब कट जाता है तो चाप झील का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। Which means of transport is extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines, यानी कि जो दुर्गम क्षेत्रों में या आपदा के समय लोगों को बचाने के लिए या भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को पहुंचाने के लिए लोगों तक किस यातायात का प्रयोग किया जाता है। रेलवेज का, रेल मार्ग का, या रोडवेज का, सड़क मार्ग का, वाटरवेज का, जल मार्ग का, या फिर एयरवेज वायु मार्ग का। यहाँ आंसर हो जाएगा वायु मार्ग, एयरवेज आंसर हो गया 4। ठीक है, एयरवेज का प्रयोग करते हैं हम लोग दुर्गम स्थानों पर कुछ पहुंचाने के लिए या आपदा के समय इमरजेंसी में कुछ पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से। ठीक है, आप लोग ये देखते भी होंगे। अगला प्रश्न है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विथ कॉम्पोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। आपको आंसर मिलता है बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल, डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, या फिर ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल, या अर्बन जियोग्राफी नगरीय भूगोल। यहाँ आंसर हो जाएगा 2 जनसांख्यिकी। डेमोग्राफी कहते हैं जब मानव के जनसंख्या के संरचना के विषय में जाना जाता है। जैव भूगोल का मतलब होता है जब पूरे स्पेसीज के विषय में, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के विषय में भूगोल की जो शाखा जानकारी करती है, स्टडी करती है, उसे जैव भूगोल कहते हैं। बायो ज्योग्राफी कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब हुआ सिर्फ मनुष्य के विषय में, उसके जो है कल्चर, उसके हर एक एक्टिविटी के विषय में जब जानकारी लगाई जाए तो उसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अर्बन ज्योग्राफी का मतलब हुआ नगरीय क्षेत्रों के भूगोल के विषय में जानना। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपको ऑप्शन मिलता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, कोल यानी कि कोयला, या फायरवुड यानी कि ईंधन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत का मतलब है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो रीन्यूएबल हो,
जो खत्म ना होता हो, हमेशा बनते रहता हो, ठीक है। परंपरागत का मतलब क्या होता है, जो रखा हुआ हो। तो प्राकृतिक गैस है, इसका भी कहीं ना कहीं एक भंडार समझ लीजिए रखा हुआ है, आज न कल खत्म हो जाएगा, या बनने की प्रक्रिया भी है तो हजारों लाखों वर्षों में बनेगा। कोयला, ईंधन, ये सभी ऐसे ही हैं। सौर ऊर्जा ही ऐसा है जिसका उपयोग हम कितना भी करें ये कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही वाटर, विंड, इन सब से जो ऊर्जा निकल रहा है, हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ 10वें का आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, यानी कि जब विशेष रूप से हम टैंक या तालाब में मछली का प्रजनन करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन मिलता है विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर कहते हैं जब मछलियों का पालन विशेष रूप से किया जाता है। जब आप बुक पढ़ेंगे, 8वीं कक्षा को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें 8वीं कक्षा खत्म हो जाएगी 7-8 दिनों में, उसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए यहाँ कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन, जब रेशम कीटों को पाला जाता है वाणिज्यिक तरीके से। पीसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, मछली पालन। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती जब हम लोग करते हैं, द्राक्षा कृषि। या हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, जब हम उद्यान लगाकर फल फूल सब्जी उगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज मोनकी, यानी कि हवाई, एन अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड, यानी कि जो मोनकी पर्वत है जिसे हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह किस महासागर में स्थित है। आपको ऑप्शन मिलता है इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन या द आर्कटिक ओशियन। यहाँ आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, यानी कि 3 आंसर हो गया, ठीक है। प्रशांत महासागर में मोनकी पर्वत स्थित है, हम लोग एनसीईआरटी में इसे पढ़ते भी हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ है प्रशांत महासागर और इसका कुछ हिस्सा यहाँ भी है। तो प्रशांत महासागर में मोनकी पर्वत या हवाई द्वीप स्थित है जो सागर की सतह के नीचे है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सतह है एवरेस्ट 8848 मीटर। देखिए तो यहाँ प्रशांत महासागर में जो जल के सतह के अंदर है वह कितना ऊंचाई पे है, 10,205 मीटर, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगे नहीं है। यहाँ आंसर दे रहा है सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हार्बर वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा 3 पोताश्रय तरंगे। बाकी ये जो 3 तरंग है ये तीनों भूकंपीय तरंगे हैं। बुक में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। देखिए यहाँ भूकंपीय 3 तरंगों के विषय में बताया जा रहा है। पी तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, एस तरंग यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग यानी कि पृष्ठीय तरंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस दैट आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित सभी जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है बायोस्फीयर जीवमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल या एटमोस्फीयर वायुमंडल। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल जहाँ संक्रमित रूप से एक जगह मिलते हैं वहाँ जीवमंडल का निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है और वहीं पे मानव सहित सभी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं और सारी प्राकृतिक क्रियाएं वहीं पे होती हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1 जीवमंडल या बायोस्फीयर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का ये अपना अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक्स डज डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स फॉल, यानी कि जो भारत का दक्कन पठार है और जो बेसाल्ट शैलों से बना है वह निम्नलिखित में से किस शैल श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी शैल, 2 में एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल, 3 में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल और 4 में मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शैल। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 2 बहिर्भेदी आग्नेय शैल।
क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल के विषय में। आग्नेय सेल का मतलब है पृथ्वी के अंदर जो लावा घूम रही है, वो लावा जब ऊपर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर निकलकर ठंडा हो जाती है तो वह आग्नेय सेल बनाती है। ऊपर निकलने के क्रम में क्या होता है, कभी कभी जो है अंदर निकलने के क्रम में रास्ते में ही कुछ जो है ठंडा हो गई, उसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। जो डायरेक्ट ऊपर आके ठंडा होती है उसे हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। वैसे ही जब चट्टानें टूट फूट कर, ये सेल टूट फूट कर फिर कहीं एक जगह जाकर जमा हो जाती है और ये इस प्रकार से जो सेल बनते हैं बहुत दिनों बाद, उसे हम लोग अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। फिर कायांतरित सेल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अवसादी सेल है या जो आग्नेय सेल है, ये सभी बहुत अधिक ताप और दाब पर एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे सेल के रूप में, उसे हम लोग कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। इन सब का उदाहरण दिया हुआ था। बहिर्भेदी का उदाहरण था बेसाल्ट। तो जैसे ही बहिर्भेदी के उदाहरण को हम लोग याद रखते हैं बेसाल्ट, और बेसाल्ट से बना है दक्कन पठार, तो दक्कन पठार क्या हो गया, बहिर्भेदी आग्नेय सेल की श्रेणी में आ गया। ठीक है। वैसे ही अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण आप देखना चाहे तो वहाँ दिया गया था ग्रेनाइट। वैसे ही अवसादी सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर और कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। ओके, चलिए, तो आज का ये जो है प्रश्न अंतिम था, समाप्त हुआ। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया और कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक दो जगह शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।